हमारे देश में जो आज की स्थिति है, इसमें जो सेकंड वेव है, काफ़ी तेज़ी से केसेस जो है कोविड के बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वेव में जो केसेस थे वो 97 से 98 हज़ार के बीच में थे। और सेकंड वेव जो है अभी जैसे अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा, जैसे 2 लाख से ऊपर केसेस बढ़ गए और आज के दिन में 2,46,000 केसेस कंट्री में हैं। तो ये तो जो पहली वेव थी उससे भी तीन गुना से भी ज़्यादा केसेस हमारी कंट्री में है। और ये क्यों हुआ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब फरवरी में जो केसेस सारी कंट्री में थे, 10,000 के करीब केसेस थे, तो उसके बाद में लोग इतने लापरवाह हो गए, इतने कंपेलेसेंट हो गए कि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी बंद कर दिया, जैसे कि मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ को वॉश करना, ये बिल्कुल ही बंद हो गया। इसके साथ साथ में बहुत सारे कारण और भी रहे हैं, जैसे कि जो रैलीज हैं या जैसे रिलीजियस प्लेसेस पे लोग जाते हैं, वहाँ इतने लोग इकट्ठे होते हैं, या पॉलिटिकल गैदरिंग है, या देखिए आप जितने इवेंट्स है, शादी है, तो फंक्शंस है, उसमें भी कोई इतना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। अभी फरवरी में ये भी देखा गया कि जैसे नॉर्दर्न इंडिया में और इवन दिल्ली में, पंजाब में, कि जैसे जो ये कोविड 19 का वेरिएंट आए, जैसे कि यूके वेरिएंट जो इसका है, तो ये पंजाब में तो चंडीगढ़ से भी पहले डिटेक्ट हुआ। फिर चंडीगढ़ में भी देखो हमारे भी 70% जो केसेस थे उसमें इसको डिटेक्ट किया गया। तो ये भी एक जो वेरिएंट जो आए इसके, चाहे वो डबल म्यूटेशन हुई या ट्रिपल म्यूटेशन हुई, या यूके वेरिएंट, या कोई ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, खासकर जो यूके वेरिएंट है वो हमारे देश में काफ़ी सारे भागों में, ये भी काफ़ी रैपिडली फैलने वाला वायरस है जो इन वेरिएंट में पाया जाता है। तो एक कारण इसका ये भी रहा। उसके बाद में देखिए, जो हालांकि वैक्सीनेशन तो लगी है, पर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो पहले थोड़ी पिकअप नहीं हुई, अब तो काफ़ी अच्छी पिकअप हो गई है। तो ये कारण रहे कि क्यों मतलब इतने लोगों में मतलब इतना राइज हुआ, जो सेकंड वेव आई, जो कि एक काफ़ी भयंकर रूप में आई है। उसके साथ साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जो हॉस्पिटल में इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसी को भी कोई जैसे कोविड पॉजिटिव आ जाता है और उसको कोविड घोषित किया जाता है, तो वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल केयर फैसिलिटीज़ की तरफ भागने शुरू होते हैं और एडमिशन के लिए कहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि लगभग जो 90% जो मरीज़ हैं वो माइल्ड होते हैं। काफ़ी सारे तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई भी सिम्टम नहीं होता, पता भी नहीं होता कि क्या हुआ। पर कुछ जो पेशेंट होते हैं, लगभग 50% के करीब, आधे जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनमें से आधे के करीब जो मरीज होते हैं उनको कोई सिम्टम होता है, जैसे कोई बुखार होता है या सांस लेने में दिक्कत आती है। इस तरह की जो बातें हैं वो होती हैं। पर 90% में तो माइल्ड होने के कारण उनको दाखिले की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी वजह से कंट्री के काफ़ी भागों में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है हमारी, सारी भरी हुई है, जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ जो 10 पेशेंट मरीज़ है वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, जो काफ़ी कोविड जिनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको ज़रूरत होती है, जिनके की ऑक्सीजन की एकदम कमी आई, जैसे 94% से जिनका 94% ऑक्सीजनेशन से कम जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तो उनको उनको तो दाखिले की ज़रूरत पड़ भी सकती है, उनको दिखाना भी चाहिए। या जिनका बुखार है 102 या ऊपर है, 101 से ऊपर है, उनको भी डेफिनेटली दिखाना चाहिए। तो इसलिए
ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को पूरा एक बर्डन नहीं करना चाहिए। और कई कई चीज़ें और भी हैं, जैसे कि कई भागों में बहुत सारी मुश्किल भी आई हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी देश के काफ़ी भागों में देखी गई है। ऐसी स्थिति यहाँ पे हमारे जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और एक दिक्कत और भी आई है हमारे को, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे बेड्स में, सभी सारे बेड जो हमारे कोविड के बेड्स हैं उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। और जैसे कि वेंटिलेटर वेंटिलेटर काफ़ी सारे जो मरीज़ है वो हमारे नेबरिंग स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन न्यू दिल्ली से भी यहाँ पे मरीज़ आने शुरू हो गए। उसकी वजह से जो हमारे जो वेंटिलेटर है वो पूरे के पूरे ब्लॉक हो गए और हमारे सारे वेंटिलेटर भरे। तो ये भी कितने वेंटिलेटर, कितनी मैन पावर इस पे लगा सकते हैं। मैन पावर का भी इशू है कि मैन पावर, जब इतने वेंटिलेटर हों तो काफ़ी सारे जो मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। उसके साथ साथ जो हमें देखने में आया है, जैसे देखिए जो ड्रग्स है, जो तो चलो स्टीरॉयड है, जो जो एडमिटेड पेशेंट को लगाते हैं, वो तो काफ़ी सस्ता भी होता है, अवेलेबल भी होता है। जैसे कि कुछ ड्रग्स है जैसे रेमडेसिविर है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रेमडेसिविर अगर ना भी लगे या लगे तो उसका कोई ख़ास फर्क अल्टीमेट आउटकम पे नहीं पड़ेगा। फिर भी लोग और काफ़ी सारे जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में डॉक्टर्स हैं लिखते भी हैं इसको, और ये मार्केट में मिलती भी नहीं है। इसी तरह से जो टोस्लीजुमाब है, वो भी ड्रग है जो मार्केट में कम मात्रा में मिलती है या जिसमें मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह की भी हमें मतलब प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल में। और साथ साथ में मैं तो यही समझता हूँ कि अगर हमें इस वेव को काबू में करना है, एक तो हमें प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करना है। प्रोटोकॉल में सबसे बड़ी चीज़ है मास्क। जैसे कि जैसे मैंने पहना है मास्क, तो ये तो सर्जिकल मास्क है। और जो जैसे जब जो कोविड ब्लॉक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे N95 मास्क पहना जाता है। जो आम पॉपुलेशन है उनसे तो हम यही बताना चाहेंगे कि वो सर्जिकल मास्क या कोई दूसरा भी मास्क जो जैसे आम पहनते हैं उसको भी, और सिंगल या डबल मास्क पहन सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें डेफिनेटली रखनी है। उसके साथ साथ में कोई जैसे क्राउड है, चाहे वो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, या कोई एजिटेशन है, या कोई इवेंट्स है, शादी है, तो उसमें भी हमें क्राउड में कम से कम जाना है। और अगर कहीं जाना भी पड़े तो डेफिनेटली हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन हमें ज़रूर करना है। ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। अगर वैक्स क्योंकि जो जैसे हमारे वैक्सीनेशन कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, अभी तो जैसे स्पुतनिक भी वैक्सीन आई है, 3 कोर हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन चालू हुई है। तो इसमें भी डेफिनेटली हमें वैक्सीनेशन को अभी जैसे 45 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है। 1 मई से ये 18 से सभी एज 18 साल या ऊपर सभी एज ग्रुप में लगेगी। ये तो एक हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए है, सेफ्टी के लिए है। क्योंकि जब हमें वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लगती है तब भी हमें मास्क लगाना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जब सेकेंड डोज लगेगी उसके भी 2 हफ्ते बाद तक एंटीबॉडीज़ पूरी नहीं बनती है, तो उस वक्त रिस्क भी हो सकता है इन्फेक्शन का। काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बाद में हुआ भी है। जब दोनों डोजेज लगेंगी, दोनों वैक्सीन की डोजेज लगेंगी,
तो इन्फेक्शन के चांसेस, कोविड इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, लगभग 12 टाइम्स लेस हो जाएंगे। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे तो 12 टाइम हायर चांसेस है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कंट्री के लिए कि हमारी कंट्री में जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और या भारत बायोटेक, ये वैक्सीनेशन यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। और देखिए, जैसे कई बार जैसे एक परिवार के एक सदस्य को कोविड हो गया तो ये काफ़ी सारे लोगों को, दूसरे मेंबर्स को भी, फैमिली मेंबर को भी हो जाता है। तो और अगर वो पॉजिटिव हो गए तो डेफिनेटली उनको अगर वो एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक भी है, अगर बुखार उनका हाई नहीं है या सेचुरेशन 94 से अच्छी है तो डेफिनेटली वो घर में रह सकते हैं। इसीलिए तो जो वो इकट्ठे भी रह सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है और फैमिली मेंबर कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले तो सेपरेट रह सकते हैं और जो नेगेटिव वाले वो सेपरेट रह सकते हैं। और डेफिनेटली इससे हमारी जो हॉस्पिटल पे बर्डन है वो काफ़ी कम पड़ेगा। घर पे भी हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि अगर वो घर पे रहते हैं तो घर में उनको एक चार्ट बनाएं, जैसे टेम्परेचर का, कितना टेम्परेचर है, जैसे 98 है या 99 है या 100 डिग्री है। और सेचुरेशन का भी बनाए कि सेचुरेशन उनकी क्या चल रही है। जैसे अगर 95 और 99 या 100 के बीच में तो नॉर्मल होती है, अगर 94 हो या कम हो तो थोड़ी कम हो जाती है। तो एक वो टेम्परेचर का और ऑक्सीजन सेचुरेशन का भी चार्ट बनाएं। जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन को मापने के लिए ऑक्सीमीटर मार्केट से सस्ते प्राइस पे मिलते हैं। तो ये चीज़ जो अगर किसी भी वक्त उनकी सेचुरेशन गिर जाती है तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या डॉक्टर के कांटेक्ट में घर से भी वो रह सकते हैं। तो आप ये तो देख लीजिए, जैसे जैसे 4 अप्रैल को काफ़ी कम केसेस थे, लाख के करीब थे, और अब जो ये स्थिति हो गई है कि 2,46,000 केसेस हो गए। काफ़ी रेपिडली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और अभी जैसे हो सकता है कि 2 हफ्ते में, लगभग मिड फरवरी या फरवरी के एंड तक इसमें स्लाइड होना, ये कोविड-19 स्लाइड होना शुरू हो जाए और इन्फेक्शन कम होना शुरू हो जाए, अगर लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और अदरवाइज़ तो ये लंबा चलने वाला है। और अगर कोविड इन्फेक्शन पेंडेमिक की अभी हमारी कंट्री में, हमारे देश में अगर कम हो भी जाता है, जैसे 15 मई या एंड में, तो उसके बाद में भी ये 3-4 महीने लगेंगे। मतलब जो फरवरी वाली स्थिति है हमारी, जैसे 10-12 हज़ार जब केसेस रहे थे, उसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो इसको पूरा एलिमिनेट करने के लिए, थर्ड वेव को रोकने के लिए हमें प्रोटोकॉल, जैसे मास्क को हमें लंबे समय के लिए, मैं तो ये कहूँगा साल भर, हो सकता है साल से भी ज़्यादा हमें इसका सामना करना पड़े। वो भी तब जब हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगर सेकेंड वेव ख़त्म हो भी जाती है तो थर्ड वेव भी आ सकती है अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। और जैसे जब वैक्सीनेशन लगती है, जैसे चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, उसके बाद में डॉक्टर या हम लोग मरीज़ को या जो कैंडिडेट है उसको बताते हैं कि थोड़ा सा फीवर आ सकता है या टायर्डनेस हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल है, उसको पैरासीटामोल दे के भी ख़त्म किया जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। इससे हमें बेनिफिट ज़्यादा हैं। वो 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा माइनर साइड इफ़ेक्ट रह सकते हैं। और ये तो हमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो ये प्रोटेक्शन करेगा और जो कोविड कोविड होने से बचाएगा हमारे को।
वैक्सीनेशन। अभी 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी। तो ये तो अभी हमारे पूरी पॉपुलेशन कवर करने से, 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन कवर करने के लिए लगभग ये साल अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक काफ़ी लंबा चलने वाला है। पर जब अगर मतलब हमारी 70 से 80% लोगों में इम्यूनिटी आएगी और प्रोटेक्शन ये हमें दिलाएगा, तो हम डेफिनेटली कोविड-19 को ख़त्म कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें। प्रोटोकॉल तो सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है। अगर हमें मास्क भी लगाना है तो नाक के ऊपर लगाना है, नाक को ढक के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और वैक्सीनेशन डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करेगा। और दोनों चीज़ें, प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन, ये मतलब इसको कोविड-19 पेंडेमिक को ख़त्म करने में सहायक सिद्ध होंगी।